Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we are going to study the clotting pathways. So let's start them. There are two clotting pathways. One is extrinsic pathway and one is intrinsic pathway. ठीक है, तो अब एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका जो स्टिमुलस है वो बाहर से आ रहा है। बाहर से कहाँ से बाहर से आ रहा है? यानी कि ब्लड वेसल्स के बाहर से आ रहा है। अब ब्लड वेसल के एक टिश्यू को डैमेज हुआ है, ठीक है, उस टिश्यू में मौजूद ब्लड वेसल्स भी डैमेज हुई हैं, ब्लड वेसल के सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल के सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, उसके डैमेज से उसके एक फैक्टर रिलीज हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम नाम लेते हैं टिश्यू फैक्टर, ठीक है। टिश्यू फैक्टर जो है फैक्टर 3 भी है, इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टिश्यू फैक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसका एक तो लिपोप्रोटीन कंपोनेंट होता है, दूसरा इसका फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट होता है। अब टिश्यू फैक्टर क्या करता है? जब ये टिश्यू फैक्टर ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये उन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले ये क्या करता है? फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। 7 इनएक्टिव पड़ा हुआ ब्लड के अंदर, ठीक है। जब ये 7 के कांटेक्ट में आएगा उसको एक्टिव करके 7A में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका कौन सा कंपोनेंट, जो इसका लिपोप्रोटीन कंपोनेंट है, वो 7 को एक्टिवेट करता है 7A के अंदर, ठीक है। अब 7A क्या करता है? 7A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 7 जो है, ये इस टिश्यू फैक्टर के फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट के साथ मिलता है, ठीक है। यानी कि टिश्यू फैक्टर और एक्टिवेटेड 7A दोनों मिल के एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को, ठीक है। 10 को एक्टिवेट करके 10A बना देते हैं, ठीक है। अब 10A जो है एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेटेड 10A जो है ये कैल्शियम आयन के साथ मिलता है, फैक्टर 5 के साथ मिलता है, और उसके बाद फॉस्फोलिपिड के साथ ही टिश्यू फैक्टर के इनके साथ मिलके ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आगे क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और थ्रोम्बिन जो है आगे वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन मोनोमर्स बनते हैं, फाइब्रिन मोनोमर्स फाइब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं, ठीक है, जो क्लॉट का रेटिकुलम बनाते हैं और क्लॉट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस सारे स्टेप में यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के दौरान यहाँ पे प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है वो भी यूज़ होता है। इस स्टेप में भी कैल्शियम यूज़ होता है। 10 की एक्टिवेशन में, फैक्टर 10 की एक्टिवेशन में भी कैल्शियम यूज़ हो रहा है। तो इसको दोबारा रिकैप करें तो सबसे पहले टिश्यू ट्रामा हुआ, टिश्यू ट्रामा से रिलीज हुआ टिश्यू फैक्टर, ठीक है। अब टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 को एक्टिवेट करके 7A बनाया, ठीक है। अब 7A इसी टिश्यू फैक्टर के साथ मिलके 10 को एक्टिवेट कर रहा है, 10A बना रहा है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है इसी टिश्यू फैक्टर के फॉस्फोलिपिड के साथ मिलता है, फैक्टर 5 के साथ मिलता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलता है, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम आयंस। आगे थ्रोम्बिन जो है वो फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे पे आ जाएं तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जो स्टिमुलस होता है वो ब्लड के अंदर होता है। इनके ब्लड ट्रामा हुआ या ब्लड जो है अगर कोलेजन के साथ, जो टिश्यू से कोलेजन एक्सपोज हुई हुई है, उस कोलेजन के साथ जब कंटैक्ट करता है ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो मौजूद फैक्टर 12 है, ठीक है, वो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। इनके ब्लड के अंदर ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा है, ठीक है, एक मैकेनिकल स्ट्रेस लगा है काफ़ी सारा, या जो ब्लड के वेसल डैमेज हुई है तो नीचे से कोलेजन जो एक्सपोज हो गया, तो कोलेजन के साथ ब्लड इन कंटैक्ट आ गया, तो ब्लड जो है फैक्टर 12 ब्लड के अंदर एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है ये फैक्टर 11 पे एक्ट करेगा, ठीक है। इनएक्टिव फैक्टर 11 पे एक्ट करेगा और उसको भी एक्टिव कर देगा। और इस स्टेप के अंदर यानी कि फैक्टर 11 के एक्टिवेशन में फैक्टर 12 की मदद कर रहे होते हैं कौन? हाई मॉलिक्यूलर वेट कैनिनोजिन और प्री कैलिकैरिन, ठीक है। ये दो फैक्टर जो हैं फैक्टर 12 की मदद करते हैं फैक्टर 11 के एक्टिवेशन में, ठीक है। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 11 जो है वो इनएक्टिव फैक्टर 9 पे एक्ट करता है और इसकी एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। अब 9 की एक्टिवेशन में फैक्टर 11 की मदद कौन कर रहा है? कैल्शियम आयन इसकी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब फैक्टर 10 की एक्टिवेशन होनी है। यहाँ पे फैक्टर 10 की एक्टिवेशन दो फैक्टर्स करवा रहे हैं, एक एक्टिवेटेड फैक्टर 9 करवा रहा है और दूसरा फैक्टर 8 करवाएगा। अब फैक्टर 8 इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो फैक्टर 8 पहले एक्टिव होगा थ्रोम्बिन की मदद से। थ्रोम्बिन फैक्टर 8 को एक्टिवेट करके फैक्टर 8A बनाएगी। अब 8A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 8 और एक्टिवेटेड फैक्टर 9 ये दोनों कैल्शियम आयन की मदद से फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। अब फैक्टर 10 जो है अगेन
फास्फोलिपिड से कंबाइन करेगा। अब यहाँ पे फैक्टर 10 जो है फास्फोलिपिड के कंपोनेंट से कंबाइन कर रहा था टिश्यू फैक्टर के, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स के फास्फोलिपिड अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स के फास्फोलिपिड के साथ मिलता है, एक्टिविटी 10 ने फैक्टर 5 से मिलता है और कैल्शियम आयन से मिलता है, तो क्या बनाता है सेम सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इंट्रिंसिक पाथवे में भी आगे ये बन चुका है। इसके बाद ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा इन सेम वे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन थ्रेड्स बनेंगे और जो क्लॉट है वो बनेगा इनके इंट्रिंसिक पाथवे में। दोबारा इसको रिकॉल करें तो ब्लड ट्रॉमा से फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ। 12 ने हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजिन और प्री कैलिकैरिन की मौजूदगी में 11 को एक्टिवेट किया। अब 11 कैल्शियम आयन की मौजूदगी में 9 को एक्टिवेट कर रहा है। अब एक्टिवेटेड 9 और एक्टिवेटेड 8 को किसने एक्टिवेट किया, थ्रोम्बिन ने। तो एक्टिवेटेड 9 और एक्टिवेटेड फैक्टर 8 दोनों मिलकर 10 को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब 10 जो है प्लेटलेट फास्फोलिपिड से मिल रहा है, 5 से फैक्टर 5 से मिल रहा है, कैल्शियम आयन से मिल रहा है, और इसके कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है होगी। तो ये था इंट्रिंसिक पाथवे और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये दोनों पाथवे जो है एट अ टाइम जो है प्रोसीड कर रहे होते हैं। ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो टिश्यू फैक्टर भी वहाँ पर रिलीज होगा, और जो है ब्लड की इंट्रिंसिक पाथवे के जरिए भी एक्टिवेशन होती है। दोनों एट अ टाइम जो है प्रोसीड कर रहे होते हैं, और इनकी प्रोसीड करने में कैल्शियम आयन का बहुत रोल होता है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट 2 स्टेप के अंदर कैल्शियम इन्वॉल्व नहीं है, बाकी नीचे जितने भी स्टेप चाहते हैं उनमें कैल्शियम इन्वॉल्व है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखें यहाँ पे भी कैल्शियम जो है स्टेप्स में रोल प्ले कर रहा है। तो कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीडिंग टेंडेंसी राइज करती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसके स्टेप्स जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो वेरी वेरी एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, ये रैपिडली वर्क करता है, बहुत ज़्यादा रैपिड है, और ये तकरीबन कुछ सेकंड में, बहुत 15 सेकंड्स के अंदर ही ये जो है क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के जो स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो स्लो प्रोसेस है, तो इसके अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इसके स्लो होने की वजह से तकरीबन 1 से 5 मिनट्स लग जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एक्चुअल जो एंजाइम होता है जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहा है, ठीक है, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का कौन सा कंपोनेंट होता है, वो फैक्टर 10A होता है। ठीक है, यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो एक्चुअल जो है प्रोटीलाइसिस कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो फैक्टर 5 है ये इनिशियली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर इनएक्टिव होता है, लेकिन जब कुछ थ्रोम्बिन बन जाती है तो ये थ्रोम्बिन क्या करते हैं, इस फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, बहुत रैपिडली जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो फैक्टर 5 जो है वो एक्सेलरेटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेटर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके अलावा जो फास्फोलिपिड्स हैं जिनके साथ फैक्टर 10 ने कंबाइन करता है, वो भी जो है इस एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब बुक पे आ जाएँ तो बुक पे के जो पहला पैराग्राफ है यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे नीचे यहाँ पे बताया गया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे किस तरह स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक किस तरह स्टार्ट होगा, ये पढ़ लेना है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे है, तो इसमें मेनली आपने सबसे पहले तो आपने इसको याद करना है। ठीक है, ये जो फिगर मैंने ड्रा करके भी आपको दिखाई है। ठीक है, इस फिगर को आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, रीड करने से ज़्यादातर पॉइंट जो उधर ही आपके फिगर में क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको बेसिकली ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जिसमें बताया गया कि 5A जो है वो एक्सीलरेशन का काम कर रहा होता है, वैसे वो इनएक्टिव पड़ा होता है, थ्रोम्बिन उसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में भी मेनली सबसे पहले आपने तो इस फिगर को आपने याद करना है। ठीक है, उसको याद करने के बाद फिर पॉइंट्स को आपने पढ़ लेना है। अब कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन का रोल मैंने बता दिया है। ठीक है कि वो इन मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। कैल्शियम आयन की कमी से क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है अराइज करेगी। वैसे तो ब्लड के अंदर कैल्शियम इतना सफिशिएंट मौजूद होता है कि मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होती, लेकिन जब ब्लड को बाहर निकाल के रख लिया जाता है स्टोर करने के लिए, तो उसमें ब्लड को खुद मतलब इंटेंशली कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन को कम किया जाता है, उसको ऑक्सलेट या सिट्रेट के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट बना दिया जाता है या कैल्शियम सिट्रेट बना दिया जाता है। इस तरह कैल्शियम को निकाल लिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। तो इस तरह का जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है जिसके अंदर कैल्शियम की कमी है लार्ज अमाउंट में किसी पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट को फिर क्लॉटिंग में थोड़ा डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है इसको मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद इंट्रैक्शन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का इंट्रैक्शन जो है बताया हुआ है। तो ये कि दोनों पाथवे जो हैं एक एट अ टाइम जो है ये प्रोसीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे रैपिड है, इंट्रिंसिक पाथवे स्लो है, और टाइम पीरियड उनका बताया हुआ है, यहाँ से आपने पढ़ लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।